यार हमें पीआर नहीं हो रही, हमें वर्क परमिट पे कनाडा पे। लोग ऐसे होते हैं जिनके माइंड में ये चल रहा होता है कि मैंने वर्क परमिट करना है, हालांकि उनकी जो एज है वो 44 के अराउंड हो रही होती है। एडमिन होता है, सुपरवाइजर होता है, मैनेजर होता है, असिस्टेंट, इस तरह ऊपर फिर सीओ। सो ये 200 स्कोर का मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। क्या रिकमेंड करते हैं जो टैक्स पे कर रहा होता है बंदा, मतलब उसको ज़्यादा बेनिफिट है या कि जो डायरेक्ट यहाँ से नॉक डबलों में पीआर ले रहा होता है उसको ज़्यादा बेनिफिट है? इनक्यूबेटर्स बॉडीज, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल, वहाँ पे बिजनेस बॉडीज हैं, उनके एक्सपेंस होते हैं, वो बिजनेस अप्रूवल करती हैं, वो आपको कहाँ से परसेंटेज देंगे? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक सर। माशाल्लाह आज हमारी 2 सर अप्रूवल्स और आई हैं। आज क्या डेट है सर 12 दिसंबर है माशाल्लाह। तो 11 को भी आई थी, कल भी आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आई। सर बड़ी एक दिल को ना वो अल्लाह ज़बरदस्त जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली सर आपकी एडवाइस थोड़ी सी इसमें लेनी थी। जो वर्क परमिट अप्रूव हुए हैं, बेसिकली मेरा अपना एक अजीज़ है जिसका ये वर्क परमिट अप्रूव हुआ है। एक तो इसकी सर ये 2 साल के लिए अप्रूव हुआ है, और आपकी राय सर इसमें ये लेनी थी कि ये क्या 2 साल के बाद मतलब एक्सटेंडेबल है? डेफिनेटली वर्क परमिट 7 ईयर तक एक्सटेंडेबल होता है, लेकिन इशू ये है कि आपको एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको 1 साल बाद नहीं 2 साल बाद तो पीआर मिल जाएगी। आप परमानेंट रेजिडेंट्स हो जाते हैं तो आप कहीं भी कोई भी जॉब कर सकते हैं। एक्चुअली सर मेरे माइंड में ये सवाल इसलिए आया था कि इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 82 की है, तो अकॉर्डिंगली मुझे सिर्फ ये था कि उसका CRS स्कोर जो है ना वो कवर अप हो जाएगा। डेफिनेटली वो तो CRS स्कोर कम आएगा, फेडरल में तो कभी पीआर नहीं होगी, फेडरल का स्कोर ही आपको पता कहाँ पे है। सो किसी भी प्रोविंस में इनकी पीआर हो जाएगी, 1 साल बाद हो या 2 साल बाद हो, पीआर इनकी हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी। सो इनको वर्क परमिट एक्सटेंड ये उनके लिए होता है जिनके PNP में भी 2-3 साल लग जाते हैं, पीआर नहीं बनती, तो वो फिर एक्सटेंड करवा लेते हैं। लेकिन मोस्टली 90% 95% क्लाइंट्स को एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर आप उस कंपनी में जॉब करते हैं, सैलरी अच्छी है, प्रमोशन हो तो आप एक्सटेंड करें, 1 साल के बाद पीआर मिलेगी, पीआर मिलने के साथ आप उस वर्क परमिट को भी एक्सटेंड करवा लें, यही हो सकता है। बाकी ये आपको अगर इसकी बेस पे आप चाहें तो वो भी पीआर मिलेगी, पीआर लेके भी आप इस जॉब को क्विट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा सर, जो दूसरा वर्क परमिट है ये थोड़ा टेक्निकली है। टेक्निकली इसलिए है कि ये है बेसिकली क्लरिकल लेवल। थोड़ा शो करवाएं ना, क्लाइंट ऐसा ना कहें कि ये कैमरे की तरफ दिखाएं। बेसिकली सर जो ये क्लरिकल लेवल का है, ये हमारा वर्क परमिट है, तो क्लरिकल लेवल में पॉइंट्स मतलब कवर करने के लिए हमें आपकी क्या राय है कि इसमें जो उनके साथ स्पाउस हैं वो क्या रोल अदा कर सकते हैं? डेफिनेटली ये एक बड़ा क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है एवरी क्लाइंट्स का। सो अगर तो आप अपनी मिसेस के साथ गए हुए हैं, आपका वर्क परमिट है, मिसेस साथ आपके इंडिपेंडेंट है या स्पोज वीज़े पे आपके साथ है, तो आप अगर आपकी एज ज़्यादा है, आपका स्कोर कम है, तो आपकी मिसेस के पास ओपन वर्क परमिट है और आप पीआर भी अपनी मिसेस के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे अगर वो एजुकेटेड हैं, वो वाइट स्कोर कर सकती हैं, आपकी एज ज़्यादा है, आपकी बेस पे आपको PNP में भी प्रोफाइल में आपको पीआर नहीं मिल पा रही, को 2-3 साल चांस नहीं बन रहे, सो आप अपनी मिसेस के बेस पे उनको वाइट्स करवा के उनके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स सारे कंप्लीट करके आप पीआर ले सकते हैं। उनके पास होगा ओपन वर्क परमिट, और वो पीआर अगर ओपन पे वो कोई भी जॉब भी कर सकती हैं, लेकिन वो पीआर भी अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन जो फैमिली की पीआर है ना, वो आपको क्लोज वर्क परमिट मेन एप्लीकेंट की वजह से मिलेगी। वो नहीं मिल रही, 1 साल तक आपके स्कोर लो आ रहे हैं, फिर आप मिसेज को मेन एप्लीकेंट ले आएँ, उनकी बेस पे आप पूरी फैमिली को पीआर दिलवा सकते हैं। ठीक हो गया सर। सर थोड़ी सी मतलब जो कि वर्क परमिट की डिस्कस हो रही है, तो थोड़ी सी मुझे आपकी एडवाइस मजीद चाहिए होगी। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनके माइंड में ये चल रहा होता है कि मैंने वर्क परमिट करना है, हालांकि उनकी जो एज है वो 44 के अराउंड हो रही होती है, तो उन लोगों को आप क्या सजेस्ट करेंगे वो वर्क परमिट की तरफ जाएं या स्टार्टअप की तरफ जाएं? क्योंकि मेन इशू उनका वो पॉइंट्स का होता है, तो उसमें आपकी सजेशन चाहिए। देखिए, बिजनेस आना चाहिए, बिजनेस हर बंदा ये कहता है मेरे पास बिजनेस है, जैसे भी है, लेकिन मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि 24 से लेकर ना आपको 40 एज तक वर्क परमिट लेना चाहिए। उसके बाद आप वर्क परमिट देखिए, अगर आपके पास बजट नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का, किसी प्लान में जाने को, फिर तो आप लें। अगर आप बजट रखते हैं, आप चाहते हैं कि मैं कनाडा सेटल भी हूँ और इमिग्रेशन का इरादा भी रखते हैं, तो आपको स्टार्टअप वीज़ा, या आप बिजनेसमैन हैं तो ICT, इंटरनेशनल मोबिलिटी प्लान, C11, इन कैटेगरीज में जाना चाहिए, ना कि आपको वर्क परमिट में जाना चाहिए। अगर तो आपकी एजुकेशन अच्छी है, एज 40 ईयर है, इशू नहीं है, आपके 300+ स्कोर आ रहे हैं, आप 200 स्कोर कर लें, ये ले अभी तो 561 पे है, ड्रा कम होएगा, नेक्स्ट 1-2 मंथ में 490 पे, 495, 480 पे आएगा ड्रा।
सो आपकी PR हो ही जाएगी, इतना इशू नहीं है। सो जिनके आइट्स स्कोर अच्छे हैं, एजुकेशन पाकिस्तान में उनकी MPhil के लेवल है या उनकी कैनेडियन में मास्टर डिग्री है वैसे या ECA के थ्रू, तो डेफिनेटली वो PR ले सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ 24 to 40 ईयर के बंदे को वर्क परमिट लेने की, ले 70 ईयर का भी सकता है। लेकिन जो मैं चाहता हूँ कि एक तो उसका रिज़ल्ट भी सक्सेसफुल रहे, LMI ये जल्दी आ जाए, LMI टाइमली आए, LMI में रिफ्यूज़ल ना आए। इन केस अगर रिफ्यूज़ल आ भी जाती है, डोंट वेरी, JR जुडिशल रिव्यू के थ्रू हम उसको क्लियर कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें हैं हमारे पास। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। क्लाइंट जितने भी ऑफिस में आते हैं सबको पता है कि एग्जैक्ट राइट इन्फॉर्मेशन 24 to 40 ईयर एज वर्क परमिट लेना चाहिए। 45 है, 46 है या 50 है, फिर भी अप्लाई करें, होता है, हम करवा के देंगे आपको। अच्छा सर, जो 200 पॉइंट्स का वर्क परमिट है वो हमें किस एज से किस लेवल तक वो कर लेना चाहिए जिसमें हमें इजीली हम उसको PR की तरफ यूटिलाइज कर सकें कि हमारा एक्सप्रेस एंट्री के अंदर स्कोर भी पूरा हो जाए और हम उसको मतलब इस वे से लेके चलें कि ताकि हमारी PR पाकिस्तान से ही हो जाए। मेरे ना सर जी कोई तकरीबन 100+ ऐसे क्लाइंट हैं, 80-100 क्लाइंट हैं जो पिछले 5 ईयर में मेरे साथ कॉन्टैक्ट में हैं। वो जिनके अच्छे खासे स्कोर थे, 370, 380, आइट्स उनका बड़ा ज़बरदस्त था, 777, था, ईच मॉड्यूलेट था, ठीक है। मतलब उनके कुछ के 480, 485 तक स्कोर थे, 470 तक थे। सो देखिए, एक बंदा एक्सपर्ट जो होता है उनको चीज़ों का पता होता है, ठीक है। आप इमिग्रेशन को डील करते हैं, आपको पता है कि आज UK में ये लॉ नया है, आज USA में इमिग्रेशन की वजह से ये चीज़ें अपडेट आई हैं, ये चीज़ें अपडेट आई हैं। सो उन्हें बड़ी दफ़ा कहा कि आप इस तरह करें, आप LMI लें 50 स्कोर का और आप जाएं डायरेक्ट PR पे कनाडा। 50 स्कोर 15-20 स्कोर का फ़र्क है, नीचे ड्रा नहीं आएगा। उन्होंने कहा नहीं ड्रा आएगा, मैंने कहा नहीं आएगा, उन्होंने कहा आएगा, मैंने कहा नहीं आएगा। सो इतने में ड्रा ऊपर चला गया, आपको पता है फिर ड्रा ऊपर। सो अभी उनका आइट्स भी एक्सपायर है, एज ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो सारी चीज़ें इसमें हैं। अब जनाब वो इस बेस पे है कि यार हमें PR नहीं हो रही, हमें वर्क परमिट पे कनाडा भिजवा दे। मैं एक ही बात नहीं कर रहा, सैकड़ों हमारे पता से क्लाइंट हैं, आपके भी क्लाइंट और हमारे भी, मेरे भी क्लाइंट हैं, पूरी टीम के क्लाइंट हैं। तो मैं ये रिकमेंड, जब देखिए आप एक एक्सपर्ट के पास आ गए, फिर आप उसकी माने, आप खुद डॉक्टर ना बन जाए। अब डॉक्टर आपको पैराडोल लिख के दे रहा है, आपको नहीं पैराडोल, तो मैंने जो एक एक्सपर्ट बंदा आपको रिकमेंड चीज़ करे आप उसको फॉलो करें, खुद डॉक्टर ना बन जाया करे। सो जो बंदा ये काम कर रहा होता है वो बेहतर तरीके से जानता है, ठीक है। जो जिस फील्ड में कोई बंदा मैं वो उस चीज़ों को अच्छी तरह से वो जानता है। सो अगर आप 200 स्कोर का LMI लेना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आपके CA स्कोर मीट करते हो। हम तो 200 स्कोर देंगे आपको, 200 स्कोर का LMI ये हो, आपके स्कोर 300+ आ गए, जैसे तैसे करके भी आ गए, एजुकेशन, आइट्स, एक्सपीरियंस, एज डाल के आपके 300+ स्कोर आ गए, आप भूल जाएं, आपको इंशाल्लाह PR मिल जाएगी। आपको 200 स्कोर का LMI ले, LMI के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। लेकिन इशू ये है कि अब अंडर 30 जो होता है ना, नाक डबल और 200 स्कोर का जो LMI होता है ना, वो सीनियर मैनेजमेंट का, CO लेवल का, मैनेजिंग डायरेक्टर लेवल का LMI होता है। सो अब बंदा 20 लोग होते हैं, 25 ईयर में CEO होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, 20 में भी होते हैं, लेकिन जो एक रिकमेंडेड एज है वो 30+ है। 30+ में बंदा देखे नीचे ग्रास लेवल से स्टार्ट होता है, एडमिन होता है, सुपरवाइज़र होता है, मैनेजर होता है, असिस्टेंट, इस तरह ऊपर फिर CO। सो ये 200 स्कोर का मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, और एक्सपीरियंस बनता है कि 23 साल एज के बाद से स्टार्ट होता है। 23 साल एज के बाद स्टार्ट, 5 साल हो तो कितने हो गए, 28 साल, 28 हो गए। सो 28 से ऊपर जितना भी आपका है ना, 30 हो जाए मैं वो बेहतर कंसिडर करता हूँ। 30 या 30+ बंदे को नाक डबल हो लाजमी लेना चाहिए, उसे किसी और प्लेन की तरफ जानी नहीं चाहिए। अगर उसका स्कोर 300+ आ रहे हैं तो लूप होल नहीं रह जाता कुछ। 561 पे है तो ड्रा कम आएगा, 490 पे आएगा, 480 पे आएगा। तो 2 साल प्रोफाइल, साल तो वैलिड रहती है, आपका आइट्स भी 2 साल वैलिड रहता है। सो आप परेशान हो, डायरेक्ट PR पे जाएं, बजाय इन चक्रों के वर्क परमिट पे जाएं, वहाँ पे टैक्स पे करें। मैं रिकमेंड PR करता हूँ बेसिकली सेटलमेंट। आप क्या रिकमेंड करते हैं जो टैक्स पे कर रहा होता है बंदा, मतलब उसको ज़्यादा बेनिफिट है या कि जो डायरेक्ट यहाँ से नॉक डबलों में PR ले रहा होता है उसको ज़्यादा बेनिफिट होता है? सर दोनों की बेनिफिट होता है, मैं किसी को भी डिग्रेड नहीं करूँ। इशू ये है कि आप जो वर्क परमिट पे जाना चाह रहे होते हैं, अब एक बंदे के पास पैसे हैं,
वो पैसे दे सकता है, वो एक्सपेंस भी कर सकता है, लेकिन उसका क्राइटेरिया नहीं है, उसकी एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन तो आप पैसों से नहीं ला सकते, आइट स्कोर आप पैसों से नहीं ला सकते, अपनी एज आप पैसों से काम ज़्यादा नहीं कर सकते। कुछ सिस्टमेटिकली चीज़ें होती हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। सो इशू ये है कि वो नाक डबलों में क्वालिफाई नहीं कर सकते, सो उनकी फिर ये मजबूरी बनती है कि उन्हें वर्क परमिट पर जाना पड़ता है। अगर आपके स्कोर 300+ आ रहे हैं, एज अच्छी है, आइट्स अच्छा है, एजुकेशन ठीक है, 300+ है, फिर नाक डबल हो, 200 स्कोर लें, डायरेक्ट PR पे जाएं। मैं रिकमेंड PR को करता हूँ। लेकिन जिनके स्कोर कम है, कोई वे उनके लिए क्लोज नहीं हुए, LMIA उनको देंगे। LMIA में अब रिजेक्शन भी आती है, अप्रूवल भी आती है, तो सारी चीज़ें साथ साथ हैं। लेकिन उन सब का सोल्यूशन है 100% LMIA मिलेगा, 100% वर्क परमिट मिलेगा। उनकी प्रोफाइल हमारी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बिल्कुल 100% एक्यूरेट होनी चाहिए। जो चीज़ें हम बताएं वो चीज़ें होनी चाहिए। उनकी अपनी जनरल प्रोफाइल हो, या जिस तरह प्रोफाइल उनको कहते हैं मैनेज करें, सैलरी लें, ये एजुकेशन हो आपकी, इतना आइट स्कोर हो। प्रोफाइल हम 6 मंथ का क्लाइंट्स को टाइम भी देते हैं बनाए, तो देन उसके बाद वो अप्लाई करें तो डेफिनेटली LMI आता है। LMI आने के बाद हम वर्क परमिट सबमिट कर देते हैं। अच्छा सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है स्टार्टअप के बारे में। स्टार्टअप बेसिकली आप क्या रिकमेंड करते हैं कि स्टार्टअप से किन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं? सर, स्टार्टअप हर बंदे को बेनिफिट मिल सकता है। जो जिसकी एज ज़्यादा हो गई है, एजुकेशन ज़ीरो है, इंग्लिश लैंग्वेज स्कोर वो कर सकता है, उसके लिए सबसे बेस्ट प्लान स्टार्टअप वीज़ा है। अब मेरे पास क्लाइंट आते हैं, मैंने मेरे ख्याल पहली वीडियो में भी बताया, कल भी एक मेरी वीडियो थी मनाहल के साथ, तो मैंने उन्हें भी बताया कि ये क्लाइंट, उन्होंने मुझे बल्कि बताया कि ये बातें क्लाइंट्स करते हैं कि आप इतने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको शेयर भी मिलेंगे, एक पैसा भी नहीं मिलेगा आपको, कौन देगा आपको? ये इनक्यूबेटर्स बॉडीज, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल, वहाँ पे बिजनेस बॉडीज हैं, उनके एक्सपेंस होते हैं, वो बिजनेस अप्रूवल करती हैं, वो आपको कहाँ से परसेंटेज देंगे? आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं, आप स्टार्टअप बिजनेस आप थोड़ी सी अमाउंट में तो कर नहीं सकते, बिलियन आप ट्रिलियन आपको डॉलर चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के यूनिक बिजनेस के लिए। आप अमेजोन ऐसे चला सकते हैं, ठीक है, अली बाबा आपने ऐसे चलाया है, दराज आप ऐसे चलाइए। इसके पीछे बड़ी एक चीज़ें होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप जस्ट PR चाहते हैं, एज ज़्यादा है आपकी, आपके बच्चे 22 ईयर्स से कम है, तो जस्ट आप बिज़नेस प्लान लें। कनाडा में आप हों, आप तो डेफिनेटली उसकी एक प्राइस है, कास्ट है, वो 2 से 3 पार्टनर होते हैं, उसमें सबको मिला के आप वहाँ पे बिज़नेस बाय करें, या बिज़नेस हम आपको बिज़नेस प्रपोजल बना कर देंगे, इनको बिल्डर्स बॉडीज को पुश करेंगे, उनसे अप्रूवल लेंगे LOS की, LOS से आपके वर्क परमिट और PR सबमिट करेंगे। वो 22 ईयर से कम बच्चों को भी साथ लेके जाएंगे, खुद भी जाएंगे, और डायरेक्ट पाकिस्तान से PR पे जाएंगे। सबसे ज़बरदस्त प्लान स्टार्टअप भी रही है। अच्छा सर, जो बंदा स्टार्टअप पे PR लेके जा रहा होता है, जो उसके बच्चे होते हैं आगे से, उनके लिए क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके अंदर? डेफिनेटली अगर उसके बच्चे अंडर 18 है ना, अगर उसके बच्चे, तो उसको मंथली एक्सपेंस भी मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और उसकी स्कूलिंग बिल्कुल फ्री है। स्कूलिंग सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, अगर आप PR वर्क परमिट जाते हैं वर्क परमिट पे, तो बच्चों की 1/3 फीस आपको खुद पे करनी पड़ेगी। ये भी एक बड़ी ह्यूज अमाउंट होती है। बच्चों के इंश्योरेंस आपको पे करनी पड़ती है, हेल्थ पे करना पड़ता है। लेकिन जब PR के चक्कर में आएंगे तो फिर स्कूलिंग फ्री है, हेल्थ फ्री है, हर चीज़ें आपको फ्री है। आप परमानेंट रेजिडेंट्स है कनाडा में, तो स्टार्टअप वीज़ा उनके लिए बेहतर है जिनके CR स्कोर बिल्कुल ही ज़ीरो है, मैट्रिक है, अंडर मैट्रिक है, जो भी है। लेकिन क्योंकि आप इंग्लिश कंट्री में जा रहे हैं, तो इंग्लिश स्किल आपकी होनी चाहिए। और मेरे साथ कम्युनिकेशन करने से नहीं, वो आपको एविडेंस चाहिए होता है। आप कहें मैं बड़ा थीस मार खान हूँ, मैं तो इंग्लिश बोले नो, और एक सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि कनाडा का इंटरव्यू नहीं होता, तो इंटरव्यू ना हो तो उनके लिए हमें जस्टिफिकेशन करनी पड़ती है कि बंदे के पास नॉलेज है, इंग्लिश है, -से या 5.5 स्कोर भी चल जाते हैं, 5 भी चल जाते हैं। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कि ड्रीम कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चे जो है ना वो बाहर जाके, स्पेशली इंटरमीडिएट के बाद, अपनी जो हायर स्टडीज़ है वो कनाडा वगैरह में एक तो हासिल करें, प्लस वहाँ पे अपना आगे सेटलमेंट की तरफ जाएं। लेकिन उनकी एज 20 के अराउंड होती है। उनके जो पेरेंट्स खुद भी हैं वो भी एजुकेटेड होते हैं। तो आपकी क्या रिकमेंडेशन है कि वो लोग अपने बच्चे का प्रोसेस करने की बजाय स्टार्टअप के ज़रिए अपनी सेटलमेंट करवा सकते? ज़बरदस्त। मैं समझता हूँ मेरे हर क्लाइंट को एक चीज़ नॉलेज होनी चाहिए। अब आप कनाडा की तरफ देखें, प्लान है स्टार्टअप वीज़ा, बच्चे ने आपके ने FSC कर ली है, A लेवल उन्होंने किया है, और नंबर भी अच्छे हैं उनके, आइट स्कोर भी कर लिया अच्छा है। अब कनाडा में 15 to 20 to 25,000 CAD पर एनम फीस है। थक्कड़ यूनिवर्सिटी की भी $15,000 फीस है। अच्छी यूनिवर्सिटी में तो 20 से $25,000 है। और प्लान भी होना चाहिए SDS, नॉन SDS में एशियन को तो वीज़ा मिलती ही नहीं है।
STS के भी 10,200 कास्ट आती है। कहाँ बात चली गई? 25 और 10 कितना हो गया? बिल्कुल ऐसे ही सर। $35,000। बाकी छोटे मोटे एक्सपेंस आपके मिला के आपको 37,000 कैड में आपको एक बच्चे का 1 साल की डिग्री का पड़ता है। क्यों ना आप देखिए, आपके 3-4 बच्चे होंगे, आप सबको करना चाहिए, सबकी इतनी कास्ट आएगी, क्यों ना आप इनकी कास्ट की बजाय आप अपना सेटलमेंट प्लान लें, आप PR लें स्टार्टअप वीज़ा के जरिए, और उन्हीं बच्चों की एजुकेशन फ्री करवाएं। बिल्कुल ऐसे ही सर। कोई फीस ही नहीं यूनिवर्सिटी की, जी जी। मतलब अगर 18 तक है तो कोई फीस ही नहीं है, उसके बाद है तो 1/3 फीस है, मेडिकल फ्री, एजुकेशन फ्री, सारी चीज़ें फ्री हैं। लेकिन PR परमानेंट रेजिडेंसी वो कैसे मिलेगी? स्टार्टअप वीज़ा के। जिनका ड्रीम है, उनके 2-3 बच्चे हैं, वो स्टडी वीज़ा पर जाना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ ना कि वो बच्चों को इस तरह करें, वो खुद इमिग्रेशन ले, हाँ ना रहे कनाडा में, वापस आए, अपना बिजनेस करें। यहाँ लोग बिजनेस करते हैं, हमारे पास खुद रेजिडेंसी है, हम पाकिस्तान में होते हैं, डेफिनेटली हमारा बिजनेस है, यहाँ पे सेटअप है। लेकिन आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चे भी कनाडा में स्टडी करते हैं, लेकिन इशू ये है कि आप अगर बच्चों की स्टडी चाहते हैं, एक अच्छी स्टडी चाहते हैं, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको इमिग्रेशन पहले लेनी पड़ेगी कनाडा की। कनाडा की इमिग्रेशन लेंगे तो बच्चों की एक तो चीज़ें फ्री होंगी, सारी हेल्थ फ्री होगी, आपको बेनिफिट मिलेंगे। अंडर 18 तो आपको बेनिफिट भी मिलेंगे, हो सकता है 2 साल में आपके वो स्टार्टअप के पैसे भी निकल जाएं। तो क्या ज़रूरत है आपको इतने लाखों डॉलर दे के स्टडी वीज़ा पे, और फिर उसके बाद वो बच्चे ने 2 साल की या 4 साल की मिनिमम डिग्री कंप्लीट करेगा, तो फिर उसको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा 4 और 1 5 साल के बाद PR। सारी इतना लंबा अरसा, चलें 3 साल ही कर लें, इतने एक्सपेंस करने के बाद भी, और वो पीछे घर वालों को पैसे भेज सकते हैं? बड़ा मुश्किल हो जाता है सर, अपनी फीसें पूरी नहीं होती। जो स्टूडेंट गए हुए हैं यहाँ, तो वो स्टडी करते हैं, यहाँ वो भाग जाते हैं, अपना काम करते हैं, अगर उन्होंने पीछे करना हो कुछ। सो बेहतर है कि आप इमिग्रेशन लें, और बच्चों को इमिग्रेशन के थ्रू स्टार्टअप UK का भी है, UK में भी आप जा सकते हैं, कनाडा में भी हम आपको भेज सकते हैं, हम आपको USA में भी भेज सकते हैं। लेकिन इशू ये है कि मैं चाहता हूँ सबसे ईजी वे, सबसे कम एक्सपेंस, ज़्यादा बेनिफिट वो कनाडा में ही है। वो लार्ज कंट्री है, पॉपुलेशन कम है, आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे। अब आप UK में चले भी जाएँ तो UK में आपको पता है आजकल जो सिस्टम है, वहाँ पे टैक्स भी बहुत है, ठीक है। तो मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ से वैसे मूव हो रही है कनाडा USA में। सो अगर आप अपने बच्चों का फ्यूचर के हवाले से कंसर्न रखते हैं तो चीज़ें सारी डेफिनेटली आप इमिग्रेशन लें, स्टार्टअप बेहतर है, मैं रिकमेंड ये करूँगा। जज़ाकल्लाह सर, बहुत माशाल्लाह आपका शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, खुश रहें जनाब। ये राय जो है ना बड़ी ज़रूरी थी हमारे लिए। जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह आप अप्रूवल देते रहें डेली बेसिस पे। हमारी पूरी टीम ही बड़ी हार्ड वर्किंग है जी, डेली बेसिस पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रोसेसिंग टीम एक ज़बरदस्त काम कर रही है। सो जिसका हमें डेफिनेटली टाइम लगता है, टाइम टू टाइम चीज़ें अप्रूवल्स आने स्टार्ट हो, पहले भी हमारे अप्रूवल डेली बेसिस पे आते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस पर स्टार्ट हो गए हैं। किसी ने अगर किसी को कोई डाउट हो तो इस ला तशरीफ़ ला सकता है, चीज़ें वेरीफाई भी कर सकता है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।